वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो फाइनल अकाउंट्स हमने काफी बार ये सुना है, जैसे 11th स्टैंडर्ड में हमने सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट सीखा था, 12th में हमने पार्टनरशिप का सीखा था, FYS में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का, बैंकिंग का फाइनल अकाउंट सीखा था। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का देखना है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, तो आपने बहुत बार ये वर्ड पढ़ा होगा। इनफैक्ट जहाँ पे आप रहते हो उस बिल्डिंग का नाम भी देखो ऐसे होगा, फॉर एग्जाम्पल लोटस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, या तो ऐश्वर्यम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये नाम आपने काफी बार पढ़े होंगे। तो बस यही हमें सीखना है कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है, मीनिंग देखना है, अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट क्या होता है देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो पहला हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन की वॉलंटरी एसोसिएशन है, यहाँ पे कोई भी कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मर्जी से आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, हमें पर्सन जो है वो वॉलंटरियली ज्वाइन करना है। डिजायरस ऑफ परस्यूइंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, और सबका एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट वन, देयर they can come and leave the organization at their own will without any intimation। जैसे हमने 12th में पढ़ा था कि अगर किसी को रिटायर होना है तो काफी सारे हमें प्रोसीजर फॉलो करनी होती थी। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप अपने मर्जी से आ सकते हो, अपने मर्जी से जा सकते हो। ठीक है, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, ना ज्यादा कोई फॉर्मेलिटीज होगी। One basic feature of cooperative organization is primary objective to render service to its member। बस इन्हें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है, बस इन्हें इनके मेंबर्स को सर्विस देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग सोसाइटी, देखो हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 फ्लैट से, तो ये 20 फ्लैट्स ओनर जो है वही कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हो गए। वही क्या करेंगे, फीस कलेक्ट करेंगे, मेंबरशिप करेंगे, उससे ही सोसाइटी का मेंटेनेंस होगा, सोसाइटी में अगर कुछ नया कुछ काम करना है तो होगा। सो जस्ट रेंडर द सर्विस टू इट्स मेंबर ओनली। जो भी वो पैसा कलेक्ट करेंगे दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर मेंबर्स। ठीक है, रादर देन टू अर्न द प्रॉफिट, इन्हें प्रॉफिट तो अर्न करना ही नहीं है। जैसे कि देखो आपने सुना होगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये भी क्या करते हैं, ये लोग एक साथ आते हैं, जहां से होलसेल मटेरियल मिलेगा वो परचेज करते हैं और अपने ही मेंबर्स को कम दामों में वो सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो मेन एम इनका यही होता है कि सर्विस देना है, वो भी अपने मेंबर्स को। In India, the activity of cooperative society regulated by Cooperative Society Act and State Cooperative Society Act। तो ऑफ कोर्स ये भले वॉलंटरीली एसोसिएशन है, सिर्फ अपने मेंबर्स को सर्विस देनी है, लेकिन फिर भी इस पे कंट्रोल करना है। तो इस पे कंट्रोल कौन करता है, इट्स रेगुलेटेड बाय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट एंड स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ये दो जो है ये उस पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स कोई कंट्रोल कर रहा है तो हमें हमारा एनुअल रिपोर्ट भी तो सबमिट करना है। हमें बताना है कि हमने जो पैसे कलेक्ट किए हैं उसका सही इस्तेमाल हमारे मेंबर्स के लिए किया है या नहीं। गॉट इट। तो ऑफ कोर्स अगर इस पे कोई कंट्रोल करता है, और अगर कोई कंट्रोल करता है तो हम मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आंसरेबल होती है। सो उसके लिए उन्हें एनुअल रिपोर्ट्स रेडी करना होता है एंड अकाउंट्स टू रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव, जो भी रजिस्ट्रार रहेगा कोऑपरेटिव का वहां पे हमें सबमिट करना होता है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी। ये ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज है जो सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं। इनका प्राइमरी लॉ गवर्न कौन करता है, फंक्शन कौन करता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। आपको ये एक्ट याद रखना है।
ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्ट के लिए आ सकता है 1912. सो इट्स सोसाइटी सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912. नेक्स्ट वन. नाउ कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये सब पॉइंट्स हम जब फाइनल अकाउंट्स मतलब प्रैक्टिकल्स जब करेंगे तब ये पॉइंट्स आपको इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी. सो कंसेप्ट मस्ट लर्न. तो पहली कंसेप्ट है डिविडेंड. अब डिविडेंड तो हमने सुना है, जो एसपी स्टूडेंट थे 12th में उन्होंने भी सुना होगा. डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि हम अगर किसी के मेंबर्स हैं, हमने अगर शेयर्स परचेज किए हैं, तो वो शेयर्स हमने जो परचेज किए, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसके बदले हमें कुछ रिटर्न मिलता है पैसा. ठीक है, सो उसे कहते हैं डिविडेंड. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मेंबर्स क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड वो पैसे जो बचते हैं उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता, उसे डिविडेंड कहते हैं. उस पे जो रिटर्न मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं. ठीक है, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट फॉर्म फॉर द अर्निंग द प्रॉफिट. ट्रू एंड फॉल्स के लिए आ सकता है. Their main aim is to make the goods and service available to members at a cheaper rate. जैसे मैंने कहा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो वहां पे बहुत सारे मटेरियल गुड्स सोल्ड आउट होते हैं, स्टेशनरी, ग्रोसरी, ये सब अवेलेबल होते हैं, बट कम दामों में होते हैं. ठीक है, this society therefore not allowed to pay dividend more than the 12%. अब ये याद रखना है, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपको आ सकता है. सो मोर देन 12% से ज्यादा हम नहीं दे सकते. हाँ, अगर देना है तो 15% तक दे सकते हैं, लेकिन वो भी परमिशन के साथ. ठीक है, तो 12% हम क्यों नहीं ज्यादा दे सकते? तो ऑफकोर्स ये कंपनी है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ही छोटी सी, उनका मेन एम तो प्रॉफिट है ही नहीं. तो प्रॉफिट है ही नहीं, वो बेचारे मेंबर्स को कम दामों में बेच रहे, तो प्रॉफिट होगा ही नहीं. और अगर ज्यादा प्रॉफिट नहीं तो वो डिविडेंड अपने मेंबर्स को ज्यादा दे ही नहीं सकते. ठीक है, सो नॉट मोर देन 12%, बट ऑफ कोर्स अगर वो मैक्सिमम 50% बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रायर अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, अगर वो सोसाइटी काफी अच्छी चल रही है, मेंबर्स भी काफी अच्छे हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सारा मेंबर्स रहेगा तो ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी, प्रॉफिट होगा. और तब अगर सोसाइटी को लगता है कि नहीं, वी कैन पे अप टू 15%, सो दे कैन पे, बट दे नीड अ अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक गिवन वर्ड्स ट्रू एंड फॉल्स के लिए आ सकता है, मतलब बेसिकली ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है. नेक्स्ट है हमारा रिजर्व फंड. ये भी हमने काफी बार पढ़ा है, हर कंपनी के पास एक रिजर्व फंड होता है. तो वो क्या होता है, व्हेन द कंपनी अर्न प्रॉफिट, तो एटलीस्ट 25% ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड. ये हर एक के लिए रूल है. लास्ट हमने सेमिस्टर में देखा था, सेमिस्टर 5 में भी, कि हमें कंपलसरी 25% प्रॉफिट में से रिजर्व फंड साइड में अलग रखना ही पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज कॉमन फॉर ऑल. This fund is required to maintain statutorily, so it is termed as a statutory fund. इसको ही statutory fund भी कहते हैं. Statutory मतलब क्या, बाय लॉ इनको ये रिजर्व रखना होता है, कंपल्शन होता है, तो इसको statutory fund भी कहते हैं. नेक्स्ट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड. तो देखो मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट जो मिलता है वो कम होता है, समटाइम ज्यादा होता है, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, फ्लक्चुएट होता है. तो कभी डिविडेंड कम देना पड़ता है मेंबर्स को, तो कभी ज्यादा. तो ऐसे होगा कि लास्ट ईयर तो दिया, लेकिन ये साल तो डिविडेंड ही नहीं, ये साल तो प्रॉफिट ही नहीं, तो फिर क्या? तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि सॉरी अब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा. तो ऐसे वक्त हमें क्या करना है कि एक रिजर्व फंड हमें क्रिएट करना है. उस फंड का नाम है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड. और जब ऐसे डिविडेंड कम होगा, जिस साल डिविडेंड कम होगा, उस साल हम इस फंड से पैसे विड्रॉ करेंगे और अपने मेंबर्स को डिविडेंड क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, इन द ईयर व्हेन देयर इज एक्सेस प्रॉफिट, amount may be transferred to this fund and can be utilized for maintaining dividend for the year when the profit is low. मतलब मुसीबत में हमें ये फंड यूज करना है, लेकिन रखना तो है. तो जिस दिन साल में आपका प्रॉफिट हुआ है, उस दिन ये थोड़ा सा आप ट्रांसफर कर दो, और जिस साल प्रॉफिट कम हुआ है, बस इस फंड में से विड्रॉ करो और डिविडेंड दे दो मेंबर्स को. नेक्स्ट कंसेप्ट इज बिल्डिंग फंड. अगेन अगर आपको बिल्डिंग बननी है तो आपको बिल्डिंग फंड भी करना है. ठीक है, सो ये आपको फाइनल अकाउंट्स में काम आएगी. कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड, आपको एजुकेशन की भी जरूरत होती है, कोऑपरेटिव एजुकेशन. ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए भी फंड क्रिएट करना है.
So in the view of above, state government has notified that every cooperative society shall contribute. तो कंपलसरी स्टेट गवर्नमेंट, अभी मैंने कहा कि इसको रेगुलेट कौन करता है, अप्रूवल हर एक बात के लिए कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कंपलसरी ये भी फंड क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है। सो अभी हमने देखा रिजर्व फंड, उसको स्टैट्यूटरी फंड कहते हैं, कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड, बिल्डिंग फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये सब फंड आपको फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट में वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल बेसिक नॉलेज। नाउ मेन अब हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं कोऑपरेटिव का। ठीक है, सो देखो कैसे लिखना है, आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर, फिर एक्सपेंडिचर, फिर करंट ईयर, अगेन प्रीवियस ईयर, इनकम एंड करंट ईयर। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर में कुछ भी नहीं लिखना है, आपको जो भी लिखना है करंट ईयर में लिखना है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना ये ब्लैंक ही रहेगा, ये एक्सपेंडिचर का प्रीवियस ईयर है और ये इनकम का प्रीवियस ईयर है, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये तो डेबिट क्रेडिट पता है, प्रॉफिट एंड लॉस पता है, इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। गॉट इट। तो चलो अब हमें जैसे कि लास्ट इसमें हमने देखा था सेमेस्टर में हमें शेड्यूल्स थे, राइट, वो शेड्यूल्स हमें लर्न करना होते थे, उस हिसाब से हम वो शेड्यूल्स कोई और पेज पे बनाते थे और डायरेक्टली उसकी फाइनल अमाउंट हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में एंड बैलेंस शीट में लिखते थे, इफ यू रिमेम्बर। अभी रिसेंटली हमने सीखा है तो याद रहेगा आपको। ठीक है, अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पे शेड्यूल्स नहीं है, बट यहाँ पे आपको सीरीज नंबर याद रखने हैं और वो सीरीज से वो क्या कहते हैं सीक्वेंस से आपको लिखना है। तो बहुत सारे आइटम है तो याद कैसे होगा, सो डोंट वरी, ध्यान से सुनना है, ऑटोमेटिकली आपको याद होगा। तो सिंपली पहले तो मैंने आपको कहा था कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो मेंबर्स क्या करते हैं, अपना पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब शेयर्स परचेस करते हैं। सो ऑफ कोर्स कोऑपरेटिव को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो पहला आपका एक्सपेंसेस रहेगा कोऑपरेटिव का इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट कैसे, पेड एंड पेबल, आपने पेड भी किया होगा, ये अगले साल पे करना बाकी है, ये साल का बाकी है पे करना। सो पहला आइटम आएगा इंटरेस्ट आए, फिर उसके बाद आपको सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी पेड करना है, बैंक चार्जेस भी होंगे। सो ये भी एक्सपेंडिचर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सो बैंक चार्जेस, नाउ ये सब कुछ जो करता है कोई ना कोई तो होता है ना, ये सब मेंटेन करना, ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिकली होता है, वहां पे पर्सन्स होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनकी सैलरी एंड अलाउंस ऑफ स्टाफ। ठीक है, तो देखो आपको कैसे याद रखना है, आई बी एस, तो आप ऐसे भी याद रखते हो, आई एम बीकॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये तीन वर्ड याद रखो, इसके बाद आपको स्टोरी धीरे धीरे मैं बताती हूँ, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये पहले तीन याद रखो, आई मतलब इंटरेस्ट, आई एम, बीकॉम, बी मतलब बैंक चार्जेस, स्टूडेंट, एस मतलब सैलरी, तो आई बी एस। सो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ सोसाइटी को बैंक चार्जेस भी पे करना होता है, एंड ये जो मेंटेन ये सब कुछ सोसाइटी रखने वाली सब मेंटेन, कैशियर, क्लर्क, तो उसकी सैलरी तो होगी, सिर्फ सैलरी से थोड़ी आजकल पेट भरता है, अलाउंस भी देना है, तो सैलरी एंड अलाउंस। तो थर्ड नंबर पे हमारा होगा सैलरी एंड अलाउंस। नेक्स्ट, सिर्फ अलाउंस से भी तो पेट नहीं भरता है, आजकल क्या कहते हैं प्रोविडेंट फंड भी जरूरी है, तो कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड कंपलसरी है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, प्रोविडेंट फंड आप आपके एम्प्लॉय को देना ही देना है। तो सिर्फ सैलरी नहीं मिलती, उसके साथ उनको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है। अच्छा, तो सिर्फ स्टाफ को ही देंगे, वहां पे और भी कोई डायरेक्टर्स वगैरह होंगे ना, तो उन लोग भी तो बोलेंगे कि हमें भी तो चाहिए। सो सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये और उसके हायरार्की से ऊपर। ठीक है, स्टाफ तो है, स्टाफ को हम प्रोविडेंट फंड भी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनको देकर फायदा है क्या, वहां पे कोई ना कोई मेन हायरार्की में मेन भी होना चाहिए ना, जैसे हर ऑफिस में हर कॉलेज में देखो हायरार्की होती है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, गॉट इट। सो वैसे यहाँ पे भी स्टाफ के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, सो उनके लिए भी सैलरी एंड अलाउंस। अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर आएंगे तो कैसे आएंगे, ट्रैवल करके आएंगे,
गाड़ी में आई मस्त पैकी गाड़ी में बैठ के आएगी तो इनका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अटेंडेंस फी, देखो कितना सारा खर्चा हमें लगता है ऐसे, लेकिन ये भी हमें खर्चा करना पड़ता है। तो कैसे याद रखोगे, देखो आई एम बीकॉम स्टूडेंट, मतलब सैलरी, सैलरी सिर्फ स्टाफ को नहीं तो कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड भी देना है, इन दोनों को दिया तो बेचारे मैनेजिंग डायरेक्टर को भी देना है, और मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे आएगा सैलरी लेने के लिए, अलाउंस लेने के लिए, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी देना है डायरेक्टर्स एंड कमिटी को, मेंबर्स को, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, इसके ही नीचे आप एक ही पेज कंटिन्यू करो, मेरा छोटा है ये स्क्रीन तो मैंने नीचे किया है, लेकिन आपको एक ही पेज पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हो गया ट्रैवलिंग तो हो गया, लेकिन फिर स्टाफ भी तो है, सिर्फ मैनेजमेंट को ही क्यों देना है गाड़ी, सो स्टाफ ने भी बोला हमें भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस चाहिए, तो हमने स्टाफ को भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे दिया, ठीक है। उसके बाद रेंट, रेट एंड टैक्सेस, अब इतना सारा खर्चा किया तो टैक्स तो भरना है, रेंट तो भरना है गाड़ी का, सो रेंट, रेट, टैक्सेस, तो 8 नंबर पे आपका क्या आएगा, रेंट, रेट, टैक्सेस, ठीक है। तो चलो फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करती हूँ, आई एम, देखो आई एम बीकॉम, बीकॉम इसलिए बी स्टूडेंट, मतलब सैलरी एंड अलाउंस, फिर किसको सैलरी देनी है, स्टाफ को, साथ साथ में प्रोविडेंट फंड भी देना है, लेकिन सिर्फ इन दोनों को नहीं देनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर को भी देनी है, लेकिन सैलरी लेने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर किससे आएगा, ट्रैवल करके आएगा, इसलिए 6 नंबर पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर। फिर उसके बाद सिर्फ हमें मैनेजिंग को नहीं देनी है तो स्टाफ मेंबर्स को भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देना है ऑफ कोर्स, तो उनको भी दिया, लेकिन इतना सारा खर्चा है तो उसका रेट है, टैक्स है, तो वो भी तो हमको भरना है, सो रेंट, रेट एंड टैक्सेस। 8 नंबर तक याद हो गया, ये बार बार आप रिपीट करो बराबर याद हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर पे, ठीक है, अब रेंट, रेट तो भर दिया, लेकिन साथ साथ में हमें उनको बुलाना है तो पोस्टेज भी तो करना होगा, टेलीग्राम करना होगा, फोन करना होगा कि भाई आ जाओ, आप मीटिंग है, तो हमने पोस्टेज भी कर लिया, टेलीग्राम भी कर लिया, तो उसका भी खर्चा है, गॉट इट। अब ठीक है, लेकिन इसके लिए पोस्टेज के लिए हमें प्रिंटिंग स्टेशनरी, हाथ से थोड़ी आजकल कोई लिखेगा, टाइप करके लेटर भेजेगा, तो उसके लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये इतना सारा खर्चा किया है तो भैया इसके, इस पे कंट्रोल करने कौन आएगा, ऑडिटर आएगा, कि कौन सा खर्चा अननेसेसरी हुआ है या नेसेसरी हुआ है, तो ऑडिटर आएगा तो उसकी फी भी तो देना होगी, तो 11 नंबर पे कौन रहेगा, ऑडिट फी, अंडरस्टूड, ठीक है। अब ऑडिट फी बना बुलाया तो है, तो फ्री में थोड़ी वो आएगा, उसको भी जनरल एक्सपेंस चाय पानी देना ही होगा, ठीक है, थक कर आएगा काम करेगा तो जनरल एक्सपेंसेस, छोटा मोटा कोई तो खर्चा, ओके। अब इतना सारा चाय पानी किया तो कुछ तो वो काम करेंगे, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि बैड डेट्स हुआ है कंपनी को, ठीक है, राइट ऑफ कर लो बैड डेट्स, ये किसने काम किया, ऑडिटर ने, ठीक है। चाय पानी पिलाया हमने, जनरल एक्सपेंसेस कर दिया, अब उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो और उसने फाइंड आउट किया बैड डेट्स, अरे इनको तो बैड डेट्स है, और सिर्फ बैड डेट्स नहीं, डेप्रिसिएशन भी, तो देखो ऑडिटर ने चाय पानी पी के काम तो कर दिया, बैड डेट्स भी फाइंड आउट किए, डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट किए, तो देखो 14 नंबर तक तो पहुंच गए हम, ठीक है। बार बार ये ऐसे रिपीट करो, एक बार स्टोरी मन में बनाओगे ऑटोमेटिकली ये सीरीज वाइज आपके एक्सपेंसेस याद रहेंगे, ओके। नाउ लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये है तो नहीं कहीं पे भी, आज तक कौन सी प्रॉब्लम में नहीं आया है, लेकिन फिर भी 15 नंबर पे इन्होंने लिख डाला है, तो कैसे याद रखने का, फिक्स असेट, कौन सा फिक्स असेट है, हमारे पास लैंड है, ठीक है, ये याद रखो, डेप्रिसिएशन और फिक्स असेट, तो फिक्स असेट में बहुत सारे फिक्स असेट है, उसमें से लैंड याद रखो, लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंसेस कहीं पे भी ऊपर कहीं पे भी नहीं बैठे 1 नंबर से 15 तक, वो सब एक्सपेंसेस आएंगे अदर आइटम्स में। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस देंगे, अब अभी हमने ऊपर से नीचे तक इंश्योरेंस का तो खर्चा नहीं देखा, हाँ प्रिंटिंग स्टेशनरी देखा, अगर वो ट्रायल बैलेंस में आया तो हम लिख देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पे उसका खर्चा, ट्रायल बैलेंस में ऑडिट फी दिया तो लिख देंगे हम यहाँ पे, लेकिन इंश्योरेंस दिया, इंश्योरेंस तो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड कहीं पे भी नहीं किया है, सो ऐसे आइटम जो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किए वो हम फाइनली यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपको पूरा 1 या 2 पेज लगेंगे, ठीक है, मेरे 2 पेज लगे,
आपको भी शायद 2 पेज लगेंगे, या पेज अगर काफी लंबा होगा तो पूरे एक पेज पे डेबिट साइड में होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज डेबिट साइड। नाउ विल सी क्रेडिट साइड। ठीक है। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट तो फाइनल हमको ऑफ कोर्स मिलेगा, डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट, तो ये नेट प्रॉफिट तो आता है। ठीक है, तो चलो देखो, अंडरस्टूड? देखो, ये पूरा हमने डेबिट ही कंप्लीट किया है। गॉट इट? कैसे किया है? चलो अब इनकम साइड। अब इनकम में इजी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हम करते हैं, अदर्स लोन्स, उसमें क्या क्या आता है ये सब इतना सारा डिटेल्स में नहीं देते हैं। आप मेन ये 1-2 नंबर याद रखो। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड किस पे? तो ऑफ कोर्स सोसाइटी के मेंबर्स लोन भी लेते हैं सोसाइटी से, तो उनको इंटरेस्ट मिलता है, मेंबर्स इंटरेस्ट पे करते हैं तो सोसाइटी को इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर सोसाइटी इंटरेस्ट पेड करती है तो सोसाइटी इंटरेस्ट रिसीव्ड भी करती है, तो ये सब उनका इनकम है। प्लस सोसाइटी ने किसी में इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट। सो मेन आप ये याद रखो, एक नंबर पे इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड है, एक नंबर पे यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड है। अंडरस्टूड? देन डिविडेंड रिसीव्ड भी है, उन्होंने कई शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उसके कमीशन रिसीव्ड भी है। मिसलेनियस इनकम है। ठीक है। सो दिस आर ऑल द अच्छा, मिसलेनियस इनकम में भी क्या आता है? शेयर ट्रांसफर। देखो कोई जैसे हाउसिंग सोसाइटी में, हाँ, हाउसिंग सोसाइटी में सेलिंग एंड बाइंग फ्लैट्स होते हैं, तो जो सेलर होता है ना, उसे भी पैसे देना पड़ते हैं सोसाइटी को, और जो बायर होता है उसको ये भी देना पड़ते हैं, तो ये सब इनकम्स है। ठीक है। सो ये मिसलेनियस इनकम है। या सोसाइटी के पास एक बड़ा हॉल है, तो सोसाइटी के मेंबर्स वो हॉल रेंट पे लेते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन है, कोई एंगेजमेंट है, तो ऐसे छोटा मोटा सेरेमनी है, तो सोसाइटी के मेंबर्स रेंट पेड करते हैं, तो वो भी मिसलेनियस इनकम है। रिबेट्स इंटरेस्ट है, सेल ऑफ फॉर्म्स, सोसाइटी में फॉर्म्स होते सेल किए उसका, तो ऐसे छोटे मोटे जो इनकम होते हैं वो हमें डालने हैं 4 नंबर में मिसलेनियस इनकम में। तो क्रेडिट साइड थोड़ी इजी है। एंड फाइनली जैसे यहाँ पे लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर था ना, वैसे यहाँ पे भी है, बट ये भी कभी नहीं आता है, तो जस्ट लिखना है आपको। बाकी यहाँ पे अभी तक के तो प्रॉब्लम में कभी आया नहीं, लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गॉट इट? सो इस तरीके से देखो, इस तरीके से हमारा क्या हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट साइड भी हमने देखी एंड इनकम साइड भी हमने देखी। डन? चलो नाउ वी विल सी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कैसे बनानी है? तो बैलेंस शीट एज यूजुअल है, हमने शेड्यूल में भी सीखी है। ऑफ कोर्स पहले शेयर कैपिटल होता है, उसमें ऑथराइज, सब्सक्राइब, एवरीथिंग इज गिवन। फिर उसके बाद रिजर्व फंड्स होते हैं, ये भी हमने देखे कौन कौन से रिजर्व फंड, इसमें से मैंने 1-2 आपको एक्सप्लेन भी किए। तो याद रखना, कोई भी फंड रहेगा ना इसमें लाके लिख दो। ठीक है। ये मैंने इसमें से बिल्डिंग फंड सिखाया, स्टैट्यूटरी फंड सिखाया है, देन एजुकेशन फंड सिखाया है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड सिखाया है। सो कोई भी फंड रहने दो, आपको वो रिजर्व एंड फंड कहाँ पे लिखने हैं? रिजर्व एंड फंड्स में, मतलब 2 नंबर में। गॉट इट? उसके बाद आपका क्या आएगा? ऑफ कोर्स स्टाफ प्रोविडेंट फंड। फंड ये भी एक फंड है ना, तो जैसे रिजर्व एंड फंड खत्म होगा उसके नीचे 3 नंबर पे ये भी फंड लिखो, लेकिन अलग से लिखो 3 नंबर पे, स्टाफ प्रोविडेंट फंड। फिर उसके बाद सिक्योर्ड लोन है, जो जो लोन है देखो, पढ़ो, बार बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 1-2 ही आइटम देते हैं लोन के, बहुत इतने सब नहीं देते, तो जो दिया है वही लिखना है। मेन आपको ये लिखना है नंबर 4 नंबर सिक्योर लोन, उसके अंदर उन्होंने दिया है 1 2, तो 2 लिखो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, जो दिया है वो लिखना है। हाँ, लेकिन ये मेन हेडिंग लिखना आपको कंपलसरी है। गॉट इट? स्टाफ प्रोविडेंट फंड शायद नहीं भी देगी, आप लिखो और यहाँ पे डैश कर दो, लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है। तो ये मेन जो नंबर है 1 2 3 वो लिखना जरूरी है, ये भी लिखना जरूरी है। हाँ, उसके अंदर का सब लिखना जरूरी नहीं है। जो दिया है, समझो ओवरड्राफ्ट दिया है तो बस ओवरड्राफ्ट की फिगर लिख दो। गॉट इट? सीसी दिया है तो बस सीसी लिख दो, बस। ये बाकी के आइटम फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? हाँ, लेकिन ये जो 3 नंबर 4 नंबर मेन जो हेडिंग दिया है वो आपको कंपल्सरी लिखना है। ठीक है। लेट मी क्लियर दिस। ओके, चलो 5 नंबर पे है, ऑफ कोर्स 4 पे अगर सिक्योर्ड है तो 5 पे अनसिक्योर्ड है। देखो, ये सब ओवरड्राफ्ट सीसी देते हैं उन लोग, ये अनसिक्योर्ड है। बिल्स पेबल, सो ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, ये सब लिखना जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन फिर से मैं यही कहूंगी, ये लिखना जरूरी है। उसके अंदर जो देगी उतना ही लिखो, सिर्फ सेंट्रल बैंक का सीसी दिया है बस उतना ही लिखो, ये बाकी मत लिखो।
आई होप आपको समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में समझ में आएगा। ठीक है, तो 4 सिक्योर्ड हो गया, 5 अनसिक्योर्ड हो गया, 6 ऑफ कोर्स क्या रहेगा आपका, डिपॉजिट्स रहेगा। ठीक है, सब डिपॉजिट्स पब्लिक के डिपॉजिट्स होते हैं ना, हमें फ्यूचर में रिटर्न करने होते हैं, सो ये सब डिपॉजिट। फिर 7 नंबर पे आपकी करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, ये भी आपको पता है करंट लायबिलिटी में क्या क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, करंट सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, एडवांस इनकम होता है, सो दिस इज ऑल करंट लायबिलिटी। एंड 8 अनपेड डिविडेंड, 9 इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, डिविडेंड के साथ इंटरेस्ट तो आएगा, सो अनपेड डिविडेंड एंड एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐसे भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखो जो पे करना है आपको, डिविडेंड जो पे करना है आपको, वर्ड सिर्फ अलग है, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड, अनपेड इंटरेस्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप। गॉट इट? सो ये मेन आप याद रखो, नंबर याद रखो, 7 नंबर, 6 नंबर पे अनसिक्योर्ड, 5 नंबर पे सिक्योर्ड, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ऑफ कोर्स आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, इतना FY SY किया तो अभी TY क्या चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया। और आगे देखो क्या है, अदर लायबिलिटी, जो किस में भी नहीं बैठी वो अदर लायबिलिटी में डालना है। देन प्रॉफिट एंड, हाँ ये बहुत बड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस वन से का। ओके, यहाँ पे हमें बहुत सारा काम होता है, तो ये थोड़ा सा इस पे जगह भी बहुत सारी छोड़ दो, यहाँ पे बहुत सारी जगह छोड़ दो, क्योंकि हमने सीखा है 25% हमें रिजर्व फंड कंपलसरी क्या करना है, ट्रांसफर करना होता है। और कोई फंड बोला होगा तो वो ट्रांसफर करना होता है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है, करंट ईयर का प्रॉफिट होता है, ये बहुत सारा कैलकुलेशन है। बाकी सब इजी है, हमारा ज्यादा दिमाग यही पे जाता है, तो यही आपको ज्यादा अच्छे से सुन देखना है। तो ये लास्ट प्रॉफिट पॉइंट है, और यहाँ पे बहुत सारे अब जगह छोड़ो। एंड एज यूजुअल कंटीजेंट लायबिलिटी हम हमेशा फुटनोट पे लिखते हैं। गॉट इट? सो दिस इज डन। इस तरीके से बैलेंस शीट हमारी हो गई, शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, देन प्रोविडेंट फंड अलग होता है, देन सिक्योर लोन, अनसिक्योर्ड लोन, देन डिपॉजिट्स, अदर लाइक करंट लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटी। देखो ऐसे धीरे धीरे आपको ये लर्न करना है, नोटबुक में पेन में लिख कर रखना है। ये अंदर का कुछ याद मत रखो आपको, मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, अंदर का कोई याद जरूरत नहीं है, आपको मेन क्या करना है, ये 1 2 3 ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नाउ असेट साइड। अब असेट साइड पता है आपको, पहले हमेशा कैश मतलब करंट असेट से स्टार्ट होता है, तो कैश, बैंक बैलेंस, ये सब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब हमारे बैलेंस होते हैं अलग अलग। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट होता है अलग अलग, हमने कौन कौन से इसमें शेयर में, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। देन सेकेंड पॉइंट के बाद हमारा आता है इन्वेस्ट ऑन स्टाफ प्रोविडेंट फंड। देखो ये थोड़ा इजी है, हमने लाइबिलिटी में भी 3 नंबर में स्टाफ प्रोविडेंट फंड था, और यहाँ पे भी 3 नंबर में एसेट में इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड था। ठीक है, यहाँ पे हमने इन्वेस्ट की है स्टाफ प्रोविडेंट फंड में। गॉट इट? सो ये आपको ये याद रहेगा, 3 नंबर, दोनों के 3 नंबर पे स्टाफ प्रोविडेंट ही है। ठीक है, देन लोन एंड एडवांस, यहाँ पे देखो सिक्योर्ड लोन है, यहाँ पे सिर्फ लोन एंड एडवांस है, तो 4 नंबर भी आपको इजी रहेगा। लाइबिलिटी में भी लोन है और इधर भी लोन है, सिर्फ यहाँ पे सिक्योर्ड लोन है, यहाँ पे सिर्फ लोन दिया है। ठीक है, देन देखो कौन कौन से लोन, ये सब लोन आपको एक दो ही लोन देते हैं, आपको बराबर समझ में जाएगा। और मैं वो भी बताऊंगी आपको कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट आइटम कहा जाता है और क्रेडिट आइटम कहा जाता है। नेक्स्ट वन, सन्ड्री डेटर्स, इसको अलग लिखना है सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, बहुत सारे डेटर्स होते हैं, तो इसका रिकॉर्ड अलग रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, करंट असेट, उसमें भी करंट असेट पता है आपको क्या क्या होते हैं। देन फिक्स्ड असेट, बहुत सारे फिक्स असेट है, स्क्रीनशॉट निकालो या लिख कर लो, जितना हाथ से लिखोगे उतना इजी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे मिसलेनियस, ये सब मिसलेनियस क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिबेंचर, अंडरराइटिंग। ठीक है, ये रेयरली आता है, नहीं ज्यादा करके नहीं आता है ये, लेकिन लिखना तो जरूरी है, तो लर्न तो आपको करना है।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लास्ट आइटम है अदर आइटम्स, देन प्रॉफिट एंड लॉस, करंट, यहाँ पे भी इतने सारे आइटम्स नहीं आते, ठीक है, सिर्फ अपने को ब्लैंक रखना पड़ता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपको लिखना सब है, बस यही आपका टिप है कि आपको ये याद रखना है और वो सीरीज वाइज आपको लिखना है। और आपने 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व किए तो आई डोंट थिंक आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट भी हो गई। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। जल्द ही मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर आऊंगी। थोड़े से 2-3 प्रॉब्लम आप करोगे ना तो आपको भरोसा आ जाएगा कि यस, ये चैप्टर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।